हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्लूटोक्रेसी के बारे में जानेंगे और क्लेप्टोक्रेसी के बारे में, और ये भी देखेंगे कि क्या भारत प्लूटोक्रेसी है, क्या भारत डेमोक्रेसी है, या प्लूटोक्रेसी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, या प्लूटोक्रेसी हो गया है। तो प्लूटोक्रेसी एक ऐसे व्यवस्था को कहते हैं जिसमें कि राज्य का जो पॉलिसी बनता है, जो राज्य में जो लोग बैठे रहते हैं, जो ऑफिसर बैठे रहते हैं, जो नेता बैठे रहते हैं सरकार में, वो ऐसी पॉलिसी बनाते हैं, ऐसे डिसीजन लेते हैं जो केवल ऊपर के कुछ लोग जो बहुत पावरफुल हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं, उनको फायदा पहुंचे, ऐसे डिसीजन लेते हैं। जैसे इसको अगर छोटा सा एग्जांपल समझे तो अभी हाल ही में एक बहुत दुखद घटना हुई बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। लगभग 280-88 लोग की मृत्यु हुई, और कई लोग, अभी तो बहुत ही दुखद था, लगभग 288 लोगों की मृत्यु हुई। तो उसमें ये था कि सिग्नल फेलियर कुछ था। एक तरफ तो रोज लगभग हर सप्ताह या हर महीना वंदे भारत ट्रेन को लाया जा रहा है, और एक तरफ बुलेट ट्रेन भी बन रहा है जो अहमदाबाद से मुंबई 1 लाख करोड़ रुपया का बुलेट ट्रेन बन रहा है। जबकि पहले से अहमदाबाद और मुंबई के बीच कई फ्लाइट भी है, ट्रेन रूट भी है, बस भी चलती है, और जितना यात्रियों को ऐसा नहीं है कि उसमें कमी है कि नहीं भाई कुछ कमी है और ज्यादा ट्रेन चलना चाहिए, नहीं, जितना यात्री है उतना सुविधा है अहमदाबाद से मुंबई जाने को, लेकिन फिर भी 1 लाख करोड़ रुपया का बन रहा है। और बालासोर में जो हुआ सिग्नल फेलियर, आप वंदे भारत चला रहे हो, आप ये सब महंगा ट्रेन चला रहे हो, आपसे एक सिग्नल नहीं फिक्स हो पा रहा है। छोटी मोटी चीजें, पैसेंजर ट्रेन, जैसे बिहार में आप देखोगे पैसेंजर ट्रेन पूरा भरा हुआ रहता है, गदगद, खासकर यहाँ पटना गया का रूट और ये सब रूट में। तो जब ये इतना भरा हुआ है, बैठने का जगह नहीं रहता है, तो इन्हीं को और लॉन्च करो। लेकिन नहीं भाई, मेरा तो सनक है कि हम वंदे भारत चलाएंगे। ठीक है, कितना दिन बैठेगा लोग, उसका किराया हवाई जहाज की जैसे किराए के बराबर है। अगर आप 1000-2000 और मिला दो तो आप हवाई जहाज से सफर कर सकते हो उसके किराए से। और भारत का जो ट्रेन का पटरी है, जो रेल का नेटवर्क है, वो 120 किलोमीटर की स्पीड से चलने लायक नहीं है ट्रेन का। ठीक है, वो 80 से 90 से ज्यादा नहीं चल सकता है उस पटरी पे ट्रेन, लेकिन फिर भी वंदे भारत दौड़ रहा है इसी पटरी पे। इसके लिए पटरी को अपग्रेड करना होगा। कितने लोग को ये बात पता है? नहीं पता है, लेकिन फिर भी। तो इसको कहते हैं प्लूटोक्रेसी, यानी ये फैसला कुछ ऊपर के लोगों को और सुविधा मिले, और नीचे लोगों को तो सुविधाएं नहीं है, वो तो कट मर जाएगा, आपको फर्क नहीं पड़ता है, आप खाली रो के फिर आगे चल जाओगे। वो जो रेलवे मिनिस्टर था वो रो रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया। दिन भर आप वंदे भारत में लगे रहोगे, बुलेट ट्रेन में। आम आदमी को क्या जरूरत है? क्या वो सही से काम कर रहा है? कितना दबाव है भारत की ट्रेन की पटरियों पे। आपने जाल को और बिछाया नहीं, और ज्यादा ट्रेन की पटरियां बननी चाहिए। मालगाड़ी का अलग रूट हो, पैसेंजर का अलग रूट हो, क्या आपने ये सब ध्यान दिया? नहीं देते हो। सुनने में आ रहा है कि नए जो ट्रेन आ रहे हैं उनमें जनरल बोगी तक नहीं है, जनरल बोगी नहीं है, खाली सब पूरा एसी का एसी। भाई तो ये सब होगा तो फिर कैसे? तो इसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी, यानी सरकार के जो डिसीजन होते हैं वो कुछ धनिकों को फेवर करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें मुझे राजश्री सिंघल जी का आर्टिकल था लाइव मिंट में 3 अक्टूबर 2017 को। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, इंडियाज न्यू जीन इज प्लूटोक्रेसी। उसमें उन्होंने कहा था कि 2000 में, सन 2000 ईस्वी में, ऊपर के 1% के लोगों के पास भारत का 36.8% धन था, और 2016 आते आते ऊपर के 1% के पास भारत का 58% धन है, यानी 60% धन जो वेल्थ है। मतलब 36 से 58 हो गया, सीधे 22% बढ़ गया ऊपर के 1% लोग के पास भारत का। ये क्रेडिट सूची का रिपोर्ट है, क्रेडिट सूची ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2016 का। यह है कि ऊपर के 1% के पास भारत का 58% धन है, और यही 1% के पास 2000 में कितना धन था? 36.8% धन था। ठीक है, ऑक्सफैम रिपोर्ट क्या कहती है 2017 की? किस अभी हाल ही में ऑक्सफैम रिपोर्ट भी निकला था, तो वो 57 जो अरबपति है ना, वो ऊपर में, उनके पास इतना धन है जितना नीचे के
70% भारतीय के पास धन है। ठीक है। फिर दिलीप एम नचाने एंड अदिति चौवल का एक रिपोर्ट था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सीपीआई है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये दरअसल सीपीआई होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये महंगाई को जांचने के लिए किया जाता है। लेकिन सीपीआई में एक गड़बड़ी है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देता है, जो ऊपर के इनकम के ग्रुप के जो लोग हैं जिनके पास आय ज्यादा है, वो क्या कंज्यूम करते हैं, उनका एक्सपेंडिचर जिन चीजों पे है उस पर ज्यादा बल देता है सीपीआई उसके बेसिस पे ज्यादा निकाला जाता है। और बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीपीआई को ही चुन लिया महंगाई को नापने के लिए। ये कितना महंगाई है सीपीआई से ही नापेंगे पूरी तरह से। फिर लुकास चैंसलर और थॉमस पिकेटी का रिपोर्ट था कि इनइक्वालिटी इंडिया में, तो उन्होंने कहा कि जो ऊपर के 1% है ना, 1990 के जो भारत में लिबरेशन हुआ था उसके बाद से ऊपर के 1% के लोग का आय गजब तरीके से बढ़ा है, नीचे के 99% का उस तरह से नहीं बढ़ा, स्टैगरिंगली। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ा है ऊपर के 1% का। और आपको तो पता ही है कि जीएसटी में जो जीएसटी होता है, नीचे के 50% के लोग 64% जीएसटी दे रहे हैं, 64%, नीचे के 50% भारतीय। और आपको पता है ऊपर के 10% भारतीय कितना देते हैं, मात्र 3%। ये ऑक्सफैम का भी रिपोर्ट है। सरकार तो ऐसी रिपोर्ट जारी करेगी नहीं। तो यही चीज डिमोनेटाइजेशन हुआ, किसको ज्यादा फायदा हुआ, डिमोनेटाइजेशन से गरीबों को सबसे ज्यादा दिक्कत हुआ है ना। डिमोनेटाइजेशन के हो सकते हैं कि कुछ अपने फायदे हुए हैं, लेकिन उसे घाटा बहुत हुआ, इकोनॉमी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। अभी तक हम लोग 6-7% का ग्रोथ रजिस्टर नहीं कर पाए, 7% का। कोविड के बाद तो गरीबी और बढ़ी, पूरी दुनिया में बढ़ी, लेकिन भारत में उसका और भी गलत प्रभाव पड़ा। तो ये जो फैसले होते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला आप देख लो कि सरकार जिससे पैसा ले रही है, जो बिजनेसमैन सरकार के पॉलिटिकल पार्टी के को चंदा देगा, वो बताने के लिए बाध्य नहीं है पॉलिटिकल पार्टी की किसने उसे चंदा दिया। लेकिन यहाँ हर आदमी का पैन कार्ड बना होना चाहिए, पैन कार्ड आधार कार्ड जुड़ा होना चाहिए, हर नजर सरकार रखेगी आम आदमी पे। लेकिन खुद का बारी आए और अपने दोस्तों का बारी आए तो वो नहीं बताएंगे कि किसके दोस्तों ने कितना पैसा दिया, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन है, यानी कि एक ऐसा कानून बन गया है जो करप्शन करने के लिए है। कौन सा? इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून। तो ये सब प्लूटोक्रेसी में आता है। सरकारी हॉस्पिटल आप जानते ही हो, मुझे नहीं लगता आप अगर तबीयत खराब होगा तो आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे। आप अपने बच्चे को क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे? जहां मैं हूँ यूपी बिहार में, वहां रोजगार के भी साधन बहुत कम है, क्यों सरकारी नौकरी ही है एक तरह से बचा हुआ, बाकी नहीं तो फिर आप दूसरे स्टेट में जाओ, वहां कमाओ खाओ, फिर पैसा यहाँ भेजो। तो सरकार कर क्या रही है? कहाँ जा रहा है इतना पैसा? सरकार का कर्ज 3 गुना बढ़ा है 2014 से बाद, 3 गुना कर्ज बढ़ गया 2014 के बाद से। और तो इस तरह से, और एक व्यक्ति 2014 में 607 नंबर पे था भारत का अमीरों की सूची में, और 2022 में तीसरे नंबर पे आ गया। फिर एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो फिर से वो 23वें 25वें पे आया है। तो भाई कितना खाई बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। यानी सरकार के जो नेतागण हैं, सरकार में जो ऑफिशियल हैं, वो ऐसे फैसला लें जो केवल ऊपर के लोग जिनके पास ज्यादा मनी है और ज्यादा पावर है उनको फेवर करे, और बाकी लोग को तो नजरअंदाज कर दें। इसको बोलते हैं, ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। अब जो अमीर है वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेगा, जिसके पास पैसा है थोड़ा बहुत, मिडिल क्लास भी बेचारा कैसे ना कैसे करके अपने बच्चे को प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज ही देता है। लेकिन जो गरीब है उनके लिए तो सरकारी स्कूल ही सहारा है। तो आप देख रहे हो कैसे सरकार चाहती तो कर सकती थी, वो क्यों नहीं गवर्नमेंट स्कूल को ठीक करती है। तो ये भी एक तरह का आप देख रहे हो कि फिर अब जब गरीब का बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो फिर तो वो भी वही काम करेगा, उसका आमदनी तो बढ़ेगा ही नहीं, वो भी वही करेगा जिसके पिताजी कर रहे हैं, तो वो नीचे ही रहेगा। और अमीर का जिसके पास पैसा है वो अच्छा से पढ़ के IIT IIM में या कहीं एम्स में जाके पढ़ के और अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा और उसका आय और बढ़ेगा, तो वो तो और बढ़ेगा। तो इस तरह से नीचे को नीचे रखना और ऊपर को और ऊपर चलते जाना, तो ये है प्लूटोक्रेसी, धन का केंद्रीकरण। और फिर उस धन का चंदा यूज करेगा पॉलिटिकल पार्टी लोग, और फिर से
वो लोग ऐसा फैसला लेंगे जिन्होंने उसे चंदा दिया उसको ठेका देंगे, वो ये सब करेंगे। तो अब लोगों को सोचना होगा, आपको सोचना होगा, भारत के लोगों को सोचना होगा कि आपकी आने वाली पीढ़ी का क्या इसी तरह हर्ष होगा। कितने आईआईटीज है भारत में? क्या जितनी आबादी है उसके अनुसार आईआईटीज है उतने संख्या में? एम्स है उतने आईएम्स हैं? या और भी जो कॉलेज होते हैं, लॉ कॉलेजेस हैं उतने? आर्किटेक्चर कॉलेज हैं उतने? तो ये समझना पड़ेगा। थैंक यू।